बस लास्ट में डाउट, और कोई डाउट नहीं है? यस सर, सिर्फ लास्ट में डाउट है। अच्छा, तो एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, एक बार बोल देना जरा। सर फायर वाला। कौन सा? फायर स्टेशन सर फायर स्टेशन वाला जो था। अच्छा, फायर स्टेशन वाला। हाँ ठीक है, तो कौन सा क्लोजर आया, 60 वाला या 30 वाला? 60 वाला सर। 60 वाला। सर ये जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वो ओरल आंसर नहीं है इसका, क्योंकि 60 हाँ, हो सकता है, लेकिन ओरल करना नहीं है ना, हमें तो प्रॉपर्ली लिखना है। तो हम दिखाएंगे कि फायर स्टेशन की हाइट को h मान लेंगे, तो एक डिस्टेंस h/√3 आएगी और एक डिस्टेंस h√3 आएगी। तो ऑफकोर्स h/√3 छोटा है h√3 से, कि √3 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, और 1 से छोटा मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी, 1 से बड़ा से डिवाइड करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। यूजुअली इस क्वेश्चन में हाइट दे देते हैं फायर स्टेशन की। तो अगर फायर स्टेशन की हाइट दे दी मान लो 100, तो एक की डिस्टेंस आ जाएगी 100 इंटू √3, अप्रोक्सीमेटली वो 173 मीटर आ जाएगा, मीटर जो होगा वैसे। और एक हो जाएगा 100 अपॉन 1.73, जो कि कम हो जाएगा 100 से, अराउंड मान लो 0.5 समथिंग आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 50 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वी कैन से कि हाँ ये 50 वाला पास में है, इसलिए यहाँ से गाड़ी बुलानी चाहिए हमें। चलो नेक्स्ट डाउट आई थिंक शैडो वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आया? हाइट ऑफ टावर क्या आई? 10/√3 - 1। सर 5√3 + 1। 5√3 + 1। या सिर्फ 5√3 + 1 ब्रैकेट में √3 + 1 है या ऐसे? ब्रैकेट में सर। ब्रैकेट। 5√3 + 1। क्या सबका ये आया? किसी को डाउट है इसमें? सर मेरा नहीं आया। हमारा नहीं आया। सर उसने वो बिना रैशनलाइज करे बताया, वरना उसको ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर है, उसकी शैडो की लेंथ बढ़ जाती है जब एंगल ऑफ व्हेन ऑल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30। तो बेसिकली एक बार सन रेज आ रही हैं एट एन एंगल ऑफ 45, तो कुछ ऐसे आ रहे होंगे मान लो सन रेज, तो ये लेंथ ऑफ शैडो बन रही है। ठीक है, दिस इज एंगल 45, यहाँ कहीं सन है हमारा। दूसरे केस में कह रहा है कि जो सन का ऑल्टीट्यूड चेंज हो गया, अब 30 डिग्रीज के एंगल पर आ रही हैं। तो बेसिकली सन थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, तभी उसका एंगल कम होगा सेम पॉइंट से। तो उस केस में ऐसे रेज आ रही हैं, तो लेंथ ऑफ शैडो देखो इंक्रीज कर जाएगी। तो ज्यादा ही लंबा बन गया, एनीवे समथिंग लाइक दैट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ, एल्टीट्यूड चेंज हुआ 45 से 30, तो शैडो की लेंथ चेंज हो गई है 10 मीटर से। तो मान लो ये थी पहले शैडो की लेंथ, इसको x मान लेते हैं, तो एक्स्ट्रा कितनी लेंथ आ गई है? 10 जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, ठीक है अर्णव, ठीक है। तो हमारे पास वही दो ट्रायंगल, दो इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हाइट ऑफ टावर को h मान लेते हैं, tan 45 लगाएंगे, tan 45 इज इक्वल टू h/x। यहाँ से h और x इक्वल आ जाएंगे, tan 45 1 होता है तो आ जाएगा h इज इक्वल टू x। दूसरा क्या होगा हमारा? वेदांत नहीं आया क्या? कैसे हो गए? नहीं सर। अच्छा सर। ओके ओके ओके, ठीक है। दूसरा हम tan 30 लगा देंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू, तुम्हारे आंसर आए थे वेदांत, h/x + 10, तो 1/√3। h की वैल्यू h है, x को हम h लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एक ही वेरिएबल लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा h + 10 इज इक्वल टू √3h, और h को एक साइड ले जाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, दूसरा लेके h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा, तो 10/√3 - 1। इसी को अगर रैशनलाइज कर लोगे तो आ जाएगा 5 इंटू √3 + 1। ठीक है, रैशनलाइज करना जरूरी है।
कर जाना चाहिए यार, स्टैंडर्ड तरीका वही है। नॉर्मल से वैसी बात है ना कि सिंप्लीफाई करना जरूरी है, 2 और 2 को कैंसिल करना जरूरी है, जरूरी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म रखते हैं उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, आदित्य आ गया? तुम्हारा यही, तुमने रैशनलाइज नहीं किया होगा इधर से। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई गेस कौन सा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट? ये फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग है क्या? यस सर। यस सर। क्या आंसर आया? सर 12 अंडर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट में। सबका ये आया क्या? यस सर। 4√3 यस सर। 4√3 क्या? 12√3 प्लस 1, ये तो अलग अलग आंसर है सर। 4√3 + 4। 12 plus 4√3। ओके, करना है क्या? करना है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर, एक बार सर मेरा from the top of a building, the angle of depression of top and bottom of a 8 meter tall tower is 30 and 45। देखो, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप और बॉटम दोनों का ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इट टेल्स यू कि जो बिल्डिंग है वो टावर से ऊंची है, क्योंकि बिल्डिंग से जब तुम देख रहे हो तो टावर के लिए भी नीचे देखना पड़ रहा है, मतलब टॉप ऑफ टावर के लिए भी नीचे देखना पड़ रहा है, और बॉटम के लिए तो नीचे देखना पड़ ही रहा है। तो इसका मतलब टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से कम है, तो ये हम बिल्डिंग मान लेते हैं, और टावर की हाइट ऑलरेडी 8 दे रखी है, तो इसको हम टावर मान लेते हैं, विच इज 8 मीटर हाई। दिस इज 8, नाम वगैरह दे दिया करो, ABCD। तो कह रहा है जो टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 और 45 है। तो एक एंगल 30 है, जो पास वाला होगा वो बहुत बड़ा होगा, जो दूर वाला होगा वो छोटा होगा। इस फिगर को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो ये एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल 45 होगा। सेम लॉजिक, सेम फंडा। यहाँ तक तो 8 है, ये पता है हमें, इसको E बोल देते हैं, और इसको H ले लेते हैं, और इसको X दे लेते हैं, तो ये भी X आ जाएगा। दो ट्रायंगल, दो अननोन, दो रेशियो ले लेंगे, और सेम जैसे हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी H/X, और tan 45 की वैल्यू हो जाएगी, इस बार 45 में हाइट है पूरी, H + 8/X। देखो, सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द वे। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ डिवाइड ही कर दूं तो X कैंसिल हो जाएगा, मुझे X बाद H की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी ने सब्स्टिट्यूट किया तो कोई गलत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो tan 30/tan 45, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई? जब पूरे को डिवाइड करेंगे तो X और X कैंसिल, H/H + 8। tan 30 की वैल्यू रखी 1/√3, नीचे tan 45 है उसको 1 लिख दिया, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ 1 को, क्या है लिखना, इज इक्वल टू H/H + 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H + 8 इज इक्वल टू √3H, और यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 - 1। आफ्टर रैशनलाइजेशन इट विल बी 4 × √3 + 1। क्या बीच की डिस्टेंस भी पूछी गई है या सिर्फ हाइट पूछी गई है? सर पूरी की हाइट बतानी है सर, प्लस करके मैं। अच्छा, हाँ, पूरे की हाइट बिल्डिंग की, तो ये सिर्फ H की वैल्यू आई है। पूरी बिल्डिंग में तो नीचे 8 भी है, तो इस 8 को भी ऐड करना चाहिए, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 4√3 + 4 लिख सकते हैं। इसी में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी 12 + 4√। ठीक है, यस सर। सर +8 करने में गलती हो गई। अच्छा, हाँ, यही सब गलतियां होती हैं, तो वही तो पर्पस है प्रैक्टिस का। जो गलतियां हो रही है वो टेस्ट में गलती होती है तो बहुत दुख होता है और याद रहता है। प्रैक्टिस में गलती होती है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोई दुख नहीं होता कि हाँ ठीक है भाई, कोई कौन सी बड़ी बात हो गई। जो गलतियां यहाँ पर हुआ करो उन पर ज्यादा फोकस कर लिया करो कि यार यहाँ हो गई, टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या ये वाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग? यस सर। ओके, हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछी गई है, क्या आंसर आया इसका? 50/3।
50/3. 3.67. 50/2. सबका ये आ रहा है, किसी को डाउट है इसमें? यस सर। किसे है? ऋषभ। अच्छा ऋषभ का। ओके, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टार इज 30 डिग्री। टार के फुट से देख रहे हैं बिल्डिंग को तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टार फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60। इन एंगल्स को देख के क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि टार की हाइट ज्यादा है या बिल्डिंग की? जिसको देखने के लिए ज्यादा एंगल बन रहा है, मतलब हमें ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, अगर ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है तो उसकी हाइट ज्यादा होगी। तो ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है जब हम बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं, इसका मतलब टावर की हाइट बिल्डिंग से ज्यादा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना। तो ये हमने मान ली बिल्डिंग और दूसरा हो गया टावर। डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच के। तो कह रहा है बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप को देख रहे हैं, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। एक बार नाम लिख देते हैं सारे। ये हो गया टावर हमारा ए बी, सी डी हो गई बिल्डिंग, बीच बीच के पॉइंट ये टाइप से लिख दिए। अभी देखो बिल्डिंग से टावर देख रहे हैं तो 60 एंगल बन रहा है, टावर से बिल्डिंग देख रहे हैं तो 30 एंगल बन रहा है। ठीक है, मिल गए दो एंगल हमारे पास। अभी कुछ दे रखा है कि टावर की हाइट 50 मीटर है। टावर वो है जो ज्यादा ऊंचा है, दैट मीन्स दिस इज 50, दिस कंप्लीट बी ए, दिस इज 50, और हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है भाई, तो बिल्डिंग की हाइट को हम h मान लेते हैं, तो यहाँ ये भी h हो जाएगा, और अपना काम शुरू कर देते हैं। दो ट्रायंगल पकड़ते हैं, रेशियो लगा देते हैं, तो tan 30 हो जाएगा, इसको x बोल देते हैं, ये भी x है। tan 30 हो जाएगा h अपॉन x, एक रिलेशन, और tan 60 हो जाएगा, पूरी हाइट हमें पता है इस बार, 50 अपॉन x। इससे तो वो क्या फायदा होगा, यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 50 अपॉन tan 60, जो कि है √3। x की वैल्यू आ गई, पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 30 है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 50 अपॉन √3। अपॉन को अपॉन वो ऊपर चला जाएगा, √3 ऐसे हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, 50 ऊपर चला गया, √3 नीचे आया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो जो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी वो 50 अपॉन 3 मीटर आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करके 16.67 लिख सकते हैं। ओके सर। फिफ्थ नहीं आया बस। क्या सर फिफ्थ है सर, डाउट। फिफ्थ, एक ही क्वेश्चन रह गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड। अभी क्या? सर एक मिनट सर, अभी बता रहा हूँ। हाँ हाँ कर लो, बता देना। सबसे चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यही है, आराम से कर लेते हैं। कोई है जिसका आ गया हो शायद? फिगर बन गया था, उसके आगे समझ ही नहीं आया करना क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अगला चैप्टर देखो। हमारा रिवीजन सारा हो गया था ना, आई थिंक, जितना हमने पढ़ा था उसका, कोई रिवीजन रह गया था? सर रियल नंबर्स का और सर्कल्स का रह गया। अच्छा ठीक है, चलो आते हैं अपने इस क्वेश्चन में। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ पॉइंट इज थीटा। अवनीश ने कुछ बनाया है, आई थिंक डायग्राम बनाया। हाँ डायग्राम तो सही है अवनीश, गुड। तो एक पॉइंट ले लिया, वहां से एक क्लिफ है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। तो मान लेते हैं ये क्लिफ है हमारी, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमारा, दिस इज, बाहर लिख देता हूँ मैं, थीटा। ए पॉइंट से बीसी क्लिफ में। अभी देखो तुम सब कभी ट्रैकिंग की तुम लोगों ने, पहाड़ पे चढ़े हो? नो सर। यस सर। ठीक है, नहीं भी होगी तो एटलीस्ट मूवीज वगैरह में देखते होगा।
तो जैसे पहाड़ है तो ऐसा थोड़ी कि हम एकदम वर्टिकल चढ़ रहे होते हैं पहाड़ पे, किसी एंगल पे चढ़ रहे होते हैं। यस सर। चढ़ना सीधे सीधे चढ़ेंगे, ये नहीं कि एकदम सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ सीधे बढ़ने लगे ऐसे वर्टिकली, ऐसे तो कोई चढ़ नहीं सकता। वो मत करना कि वो स्पाइडरमैन चढ़ जाता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यार टॉप ऑफ द क्लिफ की तरफ जा रहे हैं एट एन एंगल अल्फा। तो जो चढ़ाई हम चढ़ना है वो किसी एंगल पे चढ़ना है, और वो एंगल सॉरी फाई दे रखा है, फाई एंगल पे चढ़ाई चढ़ जा रही है। ठीक है, तो जो चढ़ाई की गई है वो किसी एंगल बनाते हुए की गई है, ऑफ कोर्स वो थीटा से कम होगा। इस एंगल पे ऐसा कुछ बोल रहा है कि यहाँ कोई एंगल है, यहाँ पे हम चढ़ना है, और आई थिंक के डिस्टेंस बताइए कि के डिस्टेंस चढ़ गए हैं एट एन एंगल फाई। ठीक है, सर ये साइन कौन सा है? क्या फिर से बोलना, चिराग आवाज नहीं आई ठीक से। सर हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ये साइन कौन सा है, ये सर्कल के? फाई। ये हमने पढ़ा नहीं है ना सर? हाँ नहीं नहीं, सिंबल ही है बस, फाई बोलते हैं इसको। तो देखो हम के मीटर गए हैं एट एन एंगल अल्फा, हॉरिजॉन्टल नहीं गए हैं, वर्टिकल नहीं गए हैं, थीटा पे नहीं गए, किसी और एंगल पे गए हैं फाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डायग्राम का। के डिस्टेंस चलने के बाद अब यहाँ से जो क्लिफ का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा यहाँ से, दैट एंगल इज गिवन एज अल्फा। तो बेसिकली इस पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ से प्रोसीड करने के कई तरीके हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूँ दैट इज सिंपलेस्ट, तो उसी को फॉलो करना। मतलब फॉलो करने का मतलब है कि कोई पूरे को हाइट एच मान सकता है, मैं आधे को एच मानूंगा, तो मानने में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन मैं जिस तरह से मान रहा हूँ उससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी मिलेगी तुम्हें। तो हम यहाँ पर इसको डी पॉइंट लिख लेते हैं, इसको ई लिख लेते हैं। अभी तो भूल गया मैंने पूरे को एच माना था पहले या आधे को माना था। आई थिंक क्या पूछा गया है? नीचे ट्रायंगल बनाया है, ये ए ई और जो अननेम्ड पॉइंट है सर, इस ट्रायंगल में साइन लगा सकते हैं, साइन फाई। फिर से बोलना हमने। आपने जो ट्रायंगल बनाया है ये ए ई और जो ये अननेम्ड पॉइंट है सर, इसमें आप साइन फाई लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, अभी लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस सी डी हाइट को हम मान लेते हैं h। मैं पूरी हाइट को h नहीं मान रहा हूँ, सी डी को h मान रहा हूँ, क्योंकि फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम पूरे को h मान लेंगे तो जब हम सी डी यूज करेंगे तो पूरे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बी डी को। कर लो डिशन। ठीक है, तो सी डी को h माना, इस बात का ध्यान रखना। और नेक्स्ट थिंग देखो कि k, और जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वो नोन होता है, तो k इज नोन, फाई इज नोन। तो k और फाई की हेल्प से हम AF और EF निकाल सकते हैं। कैसे? देखो इस ट्रायंगल AEF में अगर मैं बोलूं साइन फाई क्या होगा, तो क्या साइन फाई EF अपॉन K होगा? P बाई H। Yes, sir. तो यहाँ से EF की लेंथ आ गई K साइन फाई, ये लेंथ। तो ये नोन लेंथ हो गई, जो गिवन है वो नोन है, K साइन फाई इज नोन। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में अगर मैं कॉस लगाऊंगा तो AF की लेंथ आ जाएगी K cos फाई। ठीक है, AF आ गया K cos फाई और EF आ गया K sin फाई। ED को मैं x मान लेता हूँ, और AF कैसे आया? cos फाई लगा के। cos फाई क्या हो जाएगा देखो, AF अपॉन K B बाई H, यहाँ से AF की वैल्यू आ गई K cos फाई। ठीक है, चलो। तो एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास, यार जो आंसर लाना होता है वही निकालना शुरू कर दो तो काम ही खत्म। देखो हमें आंसर में लाना है कॉट थीटा माइनस कॉट एल्फा, तो ऐसा करते हैं हम खुद से निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो जरा ट्रायंगल में, कॉट थीटा हाँ, कॉट थीटा बोलना, थीटा सिंबल नहीं जानते हो, ये है थीटा। AC अपॉन BC।
AC अपॉन BC। कौन बोला ये? आयुष कितना है आयुष तुम्हें? सर AB अपॉन BC। AB अपॉन AC। AB क्या कर रही हो तुम प्राची? कॉट क्या होता है? ओ सॉरी सर, मैंने सोचा कॉस। एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। देखो AB अपॉन सर BC। मतलब AB ऐसे ही अपॉन होता BC। है ना। यार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। नहीं सर मैं बता रहा था सर वैसे। AB क्या अपॉन बता रहे थे? AB अपॉन BC। BC। कॉट होता है B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वो हो जाएगा AB अपॉन BC। AB को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम AB को K cos phi प्लस X लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है। और ऐसे ही हम BC को K sin phi प्लस H लिख सकते हैं। चलेगा? यस सर। ठीक है भाई। अब हमें आंसर बनाना है कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा भी निकाल लेते हैं। कॉट अल्फा देखो क्या आ गया? X अपॉन H। x अपॉन h। आंसर में लाना है कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, तो निकाल के रख लेते हैं पहले से। कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा देखो क्या हो जाएगा? k cos phi प्लस x अपॉन k sin phi प्लस h माइनस x अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा k h cos phi, एलसीएम ले रहा हूं मैं, प्लस x h माइनस x k sin phi माइनस x h डिवाइडेड बाय k sin phi प्लस h into h। एग्रीड? यस सर। यस Yes, सर। और एलसीएम लिया है बस। अभी एक्स एच और माइनस एक्स एच कैंसल हो गया। ठीक है। यस सर। अभी देखो आंसर में ऊपर k भी लाना है, और देखो हमें ऊपर k कॉमन दिख रहा है तो हम k कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया h इंटू कॉस फाई माइनस x इंटू साइन फाई। ठीक है भाई। नीचे आ गया k साइन फाई प्लस h अपॉन h। ये वैल्यू है कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा की। अब देखो साथ साथ सर सर कॉमन लेके सर कैंसिल हो गया। क्या सॉरी कैंसिल हो गया? सर। हाँ सर कुछ नहीं सर, आप कंटिन्यू। अच्छा। चलो अभी देखो थोड़ा आंसर पे नजर डालो। हमें आंसर में एक तो बात करनी है हाइट ऑफ क्लिफ की, और हमारे लिए हाइट ऑफ क्लिफ है h प्लस के साइन फाई। यही तो है, क्योंकि के साइन फाई तो पता ही है। h सिर्फ हमें निकालना है, अगर h आ जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है भाई। अब आंसर के एक्सप्रेशन देखो, तो आंसर के एक्सप्रेशन में ऊपर सिर्फ cos फाई है, हमारे में देखो क्या आ रहा है? h cos फाई। क्या h एक्स्ट्रा आ रहा है? आंसर के एक्सप्रेशन में सिर्फ cos फाई, हमारा h cos फाई आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन देखो, तो आंसर में साइन फाई है, हमारा आ रहा है x साइन फाई, ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है। और नीचे भी h आ रहा है, ये सिंगल h भी हमें एक्चुअली कहीं चाहिए नहीं था आंसर में। एक बात समझो, क्या यही हाइट ऑफ क्लिफ है? h प्लस के साइन फाई। यस सर। ये तो है यस टॉप, h प्लस के साइन फाई, तो ये हमें चाहिए। इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, ये तो हमारे आना ही चाहिए था। इस वाले h से टेंशन है, ऊपर भी h है वो भी टेंशन दे रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे h से डिवाइड कर दें? नीचे वाला h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक h कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x अपॉन h बचेगा। देखते हैं उसका क्या करना है। समझ गए? नीचे भी h एक्स्ट्रा है, ऊपर भी एक टर्म में h एक्स्ट्रा है, तो हम ऊपर और नीचे h से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो मैंने नीचे किया h अपॉन h, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जब ऊपर करेंगे तो दोनों टर्म में करना पड़ेगा, अकेले एक टर्म में नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? पूरे पूरे में डिवाइड होगा तो दोनों में होगा ना डिवाइड। यस सर। यस ठीक सर। है। तो देखो नीचे से h और h कैंसिल हो गया, हमारी टेंशन खत्म हुई। ये वाला h और h कैंसिल हो गया, हमारी टेंशन खत्म हुई। x अपॉन h डायग्राम में देखो, x अपॉन h को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट अल्फा। क्या ये कॉट अल्फा है?
यस सर। क्या ये हमें आंसर में लाना भी था? यस सर। हो गया, खत्म खेल। देखो हमारा आंसर क्या आ गया, के ऊपर आ गया cos फाइव, x अपॉन एच को हम लिख सकते हैं cot अल्फा, जो आंसर में लाना ही है, इनटू sin फाइव। मैं वो चेंज कर रहा हूँ, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसको ऊपर ले जा रहा हूँ और इसको नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर ले गया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो k sin फाइव प्लस एच, इसको मैं कैपिटल एच लिख दे रहा हूँ, यही तो हाइट ऑफ क्लिफ है। पूरे टर्म को मैंने कैपिटल एच लिख दिया, दैट इज हाइट ऑफ क्लिफ, और नीचे आ गया cot थीटा माइनस cot अल्फा। तो आंसर आ गया हमारा। आया मजा? यस सर। ठीक है, इसी तरह करोगे तो थोड़ा सा छोटा और सिंपल लगेगा। एग्जाम में सर आने के चांस बहुत ही कम है, नहीं आएगा। आज तक आया है सर? आज तक बोर्ड में तो नहीं आया, स्कूलों में आ गया है। हमारे नहीं आएगा सर। बहुत है, मतलब बहुत कम चांस है, लेकिन अभी आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं क्योंकि यहाँ टारगेट हमारा 100 का रहता है मैथ्स में। 2 बैच निकल गए हैं, 100 अभी तक किसी के आए नहीं है, तो हमारी तैयारी मैं अपनी तरफ से 100 की कराता हूँ, और प्राइस भी रहता है मेरी तरफ से, उसके 100 आएंगे, अप टू 5000 कैश, और ILC में एक फोटो हमेशा के लिए बिना माला के ऑफकोर्स। तो 100 लेके आओ मैथ में, तो हमेशा अपना नाम छोड़ के जाओगे ILC में। तो उन्हीं सब के लिए मैं ये सारे क्वेश्चन कराता हूँ कि बाई चांस आ जाए कोई ऐसा हो जो 100 लाने वाला है, तो वो मिस ना करे। सर हाँ अगर 81 80 आ गए तो मिलेंगे पैसे? क्यों भाई? इंटरनल नहीं आने वाला। तो 80 81 में क्यों मिलेंगे? सर वो कॉपी में आंसर कट जाते हैं सर मार्क्स। हाँ, तो तभी तो नहीं मिलता है ना। ऐसे बांटने लगा तो सड़क पे नहीं आ जाऊंगा मैं कि 80 81 पे ही बांट दिया, सबको ही बांट दिए। अभी देखने में बहुत लंबा नहीं लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन एक एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि किसको h लिया गया है, कहाँ पर x लिया है। तक हो सकता है तो मैं कहीं और सोल्यूशन मिले तो पूरे को h ले लेगा, तो कई बार एक्सप्रेशन इधर उधर से आ रहे होंगे, कुछ और आ रहा होगा एक्सप्रेशन, ऑल्दो सारे लोग काम सिमिलर ही कर रहे हैं। तो मैंने कई वे में ट्राई करके देखा, जस्ट आई फाउंड द सिंपलेस्ट वे। सर आपने जहाँ पे h डिवाइड किया उधर मुश्किल हो गया सर, वो सोच नहीं डिवाइड सकता। किया है वहाँ पर, तो मुश्किल था सर उधर से, सर वही वही बात पार्ट है। मुश्किल था। स्कूल वाले यूजुअली नहीं काटते हैं अच्छे बच्चों के बाद, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको फुल ही देते हैं। देखो उसी पॉइंट का बस ध्यान रखना है, और वो ध्यान अपने आप आ जाएगा। एच एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, इसीलिए मैं हर एक रीजन को बोलते हुए कर रहा हूँ कि हवा में नहीं आ गया कि ऐसे डिवाइड करना है, मैं दिख रहा है एच एक्स्ट्रा है, ऊपर भी एक्स्ट्रा है, डिवाइड कर देंगे तो शायद कुछ कुछ बात बन जाएगी, डिवाइड करते ही दिख जाएगा। सर डन। डन। यस सर। यस सर। लोग लिखना है शायद अभी भी। चलो, तो ऑफिशियली ये चैप्टर तो ओवर हो गया है, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो बचे हुए टाइम में हम क्या कर सकते हैं? सर रियल नंबर्स करा लो, सर एग्जाम में आ रहा है। ट्रायंगल्स। क्या बोला? सर रियल नंबर्स कराओ, एग्जाम में आ रहा है। करा दो, अच्छा चलो। सर ट्रायंगल्स करा दो सर, अभी वो भी एग्जाम में आ रहा है। तुम पूरी मैथ पढ़ लो मुझसे। जैसे आज अच्छा की सर, क्लास हो। ठीक है सर। तुम्हारा कब एग्जाम है आज? सितंबर को, पता नहीं डेट नहीं पता। अभी से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ट्रायंगल आ रहा है क्या उसमें? यस सर। सितंबर में बहुत टाइम है, अभी हो जाएगा। लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो। तो अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं, रियल नंबर की बात करूं, तो पहली बात तो जो सेक्शन हट गया है वो हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक रियल नंबर ज्यादा कुछ बचा नहीं है एक्चुअली। सर लास्ट वाला टॉपिक हटा था।
यूक्लिड भी तो हटा दी सर। यूक्लिड आई थिंक हटा दिए। यूक्लिड के अंदर चैप्टर में बचा ही क्या? मेन तो यूक्लिड ही था। लेट मी सी वंस अगेन। हमारा चैप्टर 1 से यूक्लिड ही हटा दिया। वाह भाई, सर बस यूक्लिड ही है। भाई 50% चैप्टर तो यूक्लिड ही था। चलो लेमा हटाया ना सर? क्या? लेमा हटाया ना, एल्गोरिथम नहीं। जब लेमा ही हट गया तो एल्गोरिथम। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं दूसरी फाइल भी देख लेता हूँ जिसमें कोर्स स्कूल वाले लेमा भी दे रहे हैं। क्या है भाई, क्या चाहिए? थोड़ा स्टेटमेंट ने जो बताया था स्पेशली कि ये आता है, इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, हाँ दीदी बताओ, थोड़ी थोड़ी बताओ। सोचने दो। तो याद क्या है जब सोच रहे हो? बताओ अंशुमन। सर मुझे खुद नहीं याद। भाई किसी को कुछ नहीं याद है क्या? सर मिल गई, सर मिल गई। मिल तो जाएगी भाई, कि बुक से थोड़ी उड़ जाएगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर देयर ऑर्डर। ये एक ही तरह से फैक्टराइजेशन होगा, बस ऑर्डर भले ही तुम इधर उधर कर लो कि 2 को पहले लिखा है बाद में लिख दो, 3 को पहले लिख दो, 5 को बाद में लिख दो, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। फिर इस फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबको याद है कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं दो नंबर्स का? यस सर। यस सर। फैक्टराइज कर लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन फैक्टर? जितने भी सर सर कॉमन कॉमन फैक्टर्स फैक्टर होते हैं सर को उन्हें मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई हैं। कर लेते हैं। उनकी मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम पावर को। ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं और उनकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट डिग्री या पावर, लीस्ट डिग्री टर्म ऑफ कॉमन फैक्टर्स। पहले तो हमें ध्यान देना होता है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं और उनकी लीस्ट डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सर हाईएस्ट डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन फैक्टर्स की। यस नहीं, नो सर। नो सर, जो और बचे हुए होंगे वो भी सारे ही मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म या हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी फैक्टर हैं, हमें कॉमन वगैरह इसमें नहीं देखना है। जो भी प्राइम फैक्टर अवेलेबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर है वो हम ले लेंगे, दैट विल बी द एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में बड़ा कौन सा होता है? कोई भी हो सकता है बड़ा। मोस्टली केसेस में एलसीएम होता है। एलसीएम कभी एचसीएफ एलसीएम से बड़ा भी हो सकता है। आदित्य चुप रहो, तुम ज्यादा नहीं बोलो आज, सारा ही उल्टा सीधा बोल रहे हो। सर एलसीएम ही होगा बड़ा। ऑफ कोर्स एलसीएम बड़ा होता है। कुछ याद आया आदित्य? एलसीएम इज द मल्टीपल, नंबर के मल्टीपल है वो हमेशा नंबर से बड़े या इक्वल होंगे। नंबर का टेबल हुआ ना मल्टीपल, और फैक्टर तो छोटे ही होते हैं नंबर से। अगर नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव नंबर का हमने कब एलसीएम एचसीएफ निकाला है? सब पता है, वही चल रहा है। चलो एक बार रिवाइज कर लेना। तो एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, जितने भी नंबर होते हैं उन सब से। और एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, जितने भी नंबर होंगे उनसे छोटे होंगे या इक्वल होंगे।
तो कई बार वर्ड प्रॉब्लम आती है और हमें समझ में नहीं आता है कि एलसीएम लें या एचसीएफ लें। दिस इज वन ऑफ द वे टू थिंक, यार आंसर नंबर से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एलसीएम हो या एचसीएफ हो, तो इस डायरेक्शन में भी सोच सकते हो। अगर आंसर नंबर से बड़ा होना चाहिए तो एलसीएम शुड बी देयर, और अगर आंसर नंबर से छोटा होना चाहिए तो एचसीएफ शुड बी टेकन। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन फॉर श्योर आता है एक नंबर का। एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स में रिलेशन याद है? LCM into HCF is equals to product of numbers. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कोई दो नंबर है तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ ए एंड बी into एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसमें तीन चीजें दी होती हैं यूजुअली और चौथी पूछ रहा होता है। हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दे दे और एक नंबर दे दे, दूसरा नंबर पूछ ले। हो सकता है दोनों नंबर दे दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछ ले। कोई भी तीन दे देगा और चौथी पूछ लेगा। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है बस। ठीक है, इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद हमारा आता है प्रूविंग ऑफ इरैशनैलिटी, कि रूट 2 इरैशनल होता है, रूट 3 इरैशनल होता है, कोई भी ऐसा नंबर। और लास्ट थिंग होती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत सिंपल है। याद है कब जो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन है कब वो टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग? जब सर डिनोमिनेटर में 2m टू द 2 की पावर m होती है और इनटू मतलब 2 और 5 आने चाहिए, भले ही कोई भी पावर हो। सिर्फ 2 और 5 आ सकते हैं। हाँ, सिर्फ 2 और 5। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस करते हैं, दिस इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। कोई भी तुम्हें फ्रैक्शन या रैशनल नंबर दे रखा है और पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो फर्स्ट थिंग वी शुड सी कि ये नंबर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, अगर नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले हम कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आ गया 18 अपॉन लेट्स से 96 आ गया। ठीक है, तो ये सिर्फ देखते ही नहीं कि 96 को हमने फैक्टराइज कर दिया, सो इट विल बी, पहले तो थ्योरी सुन लो कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे जिनके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन में 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n आएगा, जहां पर m और n होल नंबर है। दैट मींस m and n कैन बी 0 आल्सो। जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों आए, सिर्फ 2 आ रहा है तो भी ओके है, सिर्फ 5 आ रहा है तो भी ओके है, दोनों आ रहे हैं तो भी ओके है, कितनी बार भी आ जाए, कितनी बार भी आ जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 या 5 आ रहा है तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कुछ भी और आ गया, इन दैट केस दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, याद आ गया सबको? एंड दिस एक्सरसाइज वी नीड टू डू आफ्टर कैंसिलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 18/96 देखा जल्दी जल्दी, या 960 कर दो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 960 देखा, मैं जल्दी से फैक्टराइज करना शुरू कर दिया, तो ये आ गया 2 टू द पावर 6 आएगा आई गेस, एंड देन 3 and then 5. Let me see, that should be 64, 320. ठीक है, दिस इज द फैक्टराइजेशन। तो किसी ने फैक्टराइजेशन किया और कहा कि नहीं देखो इसमें 3 आ रहा है, तो आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। बट ऐसा करने पे क्या ये आंसर सही है? नहीं सही है, क्योंकि हम भूल गए कि अभी भी कैंसिलेशन तो किए ही नहीं हमने शुरुआत में। सबसे पहले देखो कहीं कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, तो मान लो 18 की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ 147। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो ऊपर और नीचे दोनों ही 3 से कैंसिल हो रहा है, तो फर्स्ट वी शुड कैंसिल इट बाय 3, तो इट शुड बी 320। तो ये 3 आएगा ही नहीं 320 के फैक्टर में। दिस विल बी द फैक्टराइजेशन and the correct answer for this question will be terminated. समझ गए? लैंग्वेज का ध्यान रखना है, लैंग्वेज बहुत सिंपल सी होती है। क्या लिखेंगे? Since factorization of the denominator is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, hence this is terminating. Non terminating में सिर्फ not लगा देंगे। Since factorization of denominator is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n, hence it is non-terminating. Clear है? तो जो लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे वो भी नहीं आएंगे बोर्ड में? नहीं आएंगे, लेमा पूरी हटा दी गई है, तालियां बजा लो, खुश हो जाओ।
सर एक बार करा दो सर, स्कूल में दे सकते हैं क्या करा दे? सर ये क्वेश्चन होते हैं कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, है भाई, सर स्कूल में भी आएंगे। अब ये स्कूल वाले जाने और बोर्ड में नहीं आएंगे। स्कूल वाले पता नहीं क्या कर देंगे, भरोसा थोड़ी है। तुम्हारे स्कूल वालों ने बताया नहीं क्या कि रिड्यूस सिलेबस आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं सर, बस बोल रहे आ रहे हैं। हमारे स्कूल वाले तो पूरा दे रहे हैं सर। दे रहा है तो देना, तो क्या ही करना है, करा देना है एक बार आप। कुछ खास होनी नहीं है। लेमा रिपीट वाली आगे तुम्हें कहीं यूज नहीं करनी पड़ेगी, और लेमा कुछ नई चीज है भी नहीं, सबको आती है, वो डिवाइड ही करना होता है, कुछ कोशेंट और कुछ रिमाइंडर, तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि कहोगे तो रिवीजन में एक बार प्रैक्टिस और करा देंगे, ठीक है? यस सर। चलो, इस चैप्टर में लास्ट थिंग है दैट इज प्रूविंग रूट टू इज इरैशनल। ये हमेशा आता है क्वेश्चन, हर साल आता है, इसका कोई ये नहीं कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। हाँ, रूट टू भले ही ना आए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, या फिर कुछ ऐसा आ जाए 5 - 3 रूट 5, कोई एक्सप्रेशन आ जाए, लेकिन प्रूविंग दिस इज इरैशनल ये हर साल आता है। आई थिंक हमने ये तब पढ़ा था जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। मोस्ट ऑफ यू तो थे ही, कुछ बच्चे नए आए, उनसे हम कभी मिल नहीं पाए बाई चांस। तब मैंने प्रूफ बहुत आई थिंक 2 क्लासेस में कराया था, बार बार कराया था, लेकिन अब तक तो भूल ही गए आधे लोग, मुझे लग रहा है। ऐसे याद है थोड़ा थोड़ा। चलो मैं एक बार फिर से करा देता हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, वो लैंग्वेज सीख जाएं। प्रूफ करना है, प्रूव रूट टू इज इरैशनल। चलो, तो इस प्रूफ को हम करते हैं बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा ट्रू मान लेते हैं, फिर हम सारे मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं और लास्ट में कुछ गलत आ जाता है, विच इम्प्लाइज कि हमने सब कुछ सही किया है, लास्ट में कुछ गलत आया तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि हमने जो शुरू में माना था वो गलत था और उसका ऑपोजिट ट्रू होगा। तो अगर हम मान लेंगे शुरू में कि रूट टू रैशनल होता है, लास्ट में कुछ गलत आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, शुरू में हमने गलत मान लिया था, रूट टू रैशनल ना होके रूट टू इरैशनल होता है, ठीक है? कहेंगे लेट रूट टू इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया है कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो क्या हम रूट टू को P/Q या A/B फॉर्म में लिख सकते हैं? ये तो डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर A एंड B आर को प्राइम। याद आई डेफिनेशन सबको? अगर कोई रैशनल नंबर है तो समथिंग अपॉन समथिंग लिख ही सकते हैं। फिर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इट विल बी 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 2, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अभी देखो यहाँ से हमें एक लाइन लिखनी है कि दिस इम्प्लाइज अगर B स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 है तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। क्यों है ऐसा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में B स्क्वायर है, क्या B स्क्वायर एक इंटीजर है? यस सर। यस सर। राइट हैंड साइड में A स्क्वायर अपॉन 2 है, वो अगर इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो भी इंटीजर होगा। तो अगर A स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर है, इसका मतलब 2 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा A स्क्वायर को। अगर नहीं डिवाइड करते तो इंटीजर आता ही नहीं, डेसिमल आ जाता। एग्रीड? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। अब इसमें एक थ्योरम यूज होती है, वो थ्योरम में हमें याद करनी होगी कि if P is a prime number, if P is a prime number and P divides A square, then P divides A also। कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, ठीक है? ये एक थ्योरम होती है और ये बहुत बेसिक बात है। अगर तुम ऑब्जर्व करना चाहोगे नॉर्मल कि यार P अकेला एक नंबर है, P का तो फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, खुद प्राइम नंबर है वो। अगर वो A इंटू A को डिवाइड कर रहा है, A इंटू A में कुछ कैंसिल कर रहा है, तो वो फैक्टर A में प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर वो A स्क्वायर में प्रेजेंट है तो A में भी होगा, क्योंकि P अकेला फैक्टर है।
तो किसी अकेले से ही कैंसिल हो रहा होगा। समझे बात को? यस सर। Yes, sir. क्योंकि प्राइम नंबर है वो अकेला है, एक नंबर है, 7 है, 3 है, 11 है, तो 11 से ही कैंसिल होगा, किसी दो नंबर के प्रोडक्ट से तो कैंसिल होगा नहीं। तो पी किसी एक नंबर से कैंसिल हो रहा होगा, किसी एक ए के किसी एक फैक्टर से। तो फैक्टर अगर ए स्क्वायर में प्रेजेंट है तो वो ए में भी प्रेजेंट होगा ही होगा, इसीलिए थ्योरम वैलिड है। तो हम ये थ्योरम लिखेंगे कि अगर p एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, इन दैट केस p डिवाइड्स a आल्सो। तो अभी अभी निकल के आया है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर और 2 एक प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मींस 2 डिवाइड्स a आल्सो। Yes, sir. अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बाय अबव थ्योरम 2 डिवाइड्स a आल्सो। ठीक है, अगर 2a को डिवाइड करता है तो क्या हम a को लिख सकते हैं 2 इंटू सम नंबर c? Yes, sir. अगर सपोज अगर 7 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो हम उस नंबर को 7 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। भाई वो नंबर क्या होगा, मान लो 21 है तो 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर 2a को डिवाइड करा है तो हम a को लिख सकते हैं 2 इंटू सम नंबर, कोई नंबर c आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में इस वाले में a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू सी। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह 2c लिखा तो 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर आ जाएगा, 4c स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखो कुछ कुछ पहले जैसा ही तो आ गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। देखो कुछ कुछ ऐसा ही आ गया, यही तो आया था ऐसे कुछ, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। यस सर। ठीक है, फिर से सेम कहानी कि हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 divides b 2 डिवाइड्स b also. b आल्सो। अभी देखो यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों से क्या ऑब्जर्वेशन बनी कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करता है, जो 2 है वो b को भी डिवाइड करता है। तो क्या 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यहाँ से आ गया 2 इज अ Yes, sir. फैक्टर ऑफ a एंड b। शुरू में हमने क्या लिया था कि को प्राइम है, को प्राइम सबको पता है क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो हमें तो पता था a और b में कॉमन फैक्टर है नहीं, लास्ट में क्या आ गया है 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। मैंने शुरुआत में कहा था लास्ट में कुछ गलत आ जाएगा, Yes, sir. ये गलत आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, ये तो है ही नहीं, ये कैसे आ गया, दैट मींस हमने जो शुरू में assumption ली थी वो गलत ले ली थी। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, कुछ गलत आ गया, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, hence our assumption was wrong। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारी assumption, आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, hence our assumption was wrong and root 2 is irrational। ठीक है, जिनके पास ये पहले से लिखा नहीं था वो अभी लिख सकते हैं, जिन्होंने तब नोट्स कॉपी बनाई थी खो दी है वो भी लिख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट रूट 2 इज इर्रेशनल। सर घर में रहते हुए नोट कॉपी कैसे घूम सकती है? अरे अब कुछ महान है, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, कुछ यहाँ पे चूहे खा गए हैं, उसकी बारिश में गीली हो गई, कुछ ना कुछ बहाना किसी का निकल ही आता है। लिख लिया? यस सर। ओके, चलो तो आई थिंक आज हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में बताओ इन्हीं इसी चैप्टर के प्रैक्टिस करा दें। यस सर। चैप्टर 1 की प्रैक्टिस करा दें अगली क्लास में। यस सर। ठीक है, तो हमारा वही चैप्टर रिवाइज करने को रह गया था तो उसी की प्रैक्टिस कर लेंगे हम। तो हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है। आई थिंक होमवर्क मैंने कई दिनों से दिया नहीं, मतलब यही
क्वेश्चन देते थे, जो हम 2-3 क्वेश्चन में बोल देता था। आई होप सबकी एनसीईआरटी कंप्लीट है। अभी बेसिकली कुछ इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर लेना। जब कोई चैप्टर ओवर हुआ करे तो उसको प्रॉपरली कंप्लीट किया करो, क्लोजर लिया करो कि हाँ मेरा सब कुछ हो गया है, मेरी कॉपी में सब कुछ कंप्लीट है, पूरी एनसीईआरटी है। अगर वर्कशीट दी गई है तो वर्कशीट भी है एंड सारी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, रिवीजन तो इवेंचुअली लास्ट में करना ही पड़ता है, बट जब पेपर खत्म हुआ कर तो कुछ बैगेज मत रखा करो कि हाँ बाद में देख लेंगे, बाद में वो कभी होता नहीं है। कई लोग देखते हो जो डाउट्स मारे रहते हैं, लिखते नहीं हो तो हमेशा ब्लैंक ही रह जाता होगा। तो वो आदत अपनी खत्म करो और काम कंप्लीट किया करो। ठीक है, तो बेसिकली आज कोई अलग से होमवर्क नहीं है, जिसका जो पिछला रह गया वो कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 1। मंडे से सर ट्रायंगल करेंगे। फिर जैसा तुम लोग बताओ वैसा कर लेंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल कर लेंगे कभी। ट्रायंगल। ठीक है, चलो गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। बाय सर। हैव अ गुड डे। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Okay.